हमें यूएनओ की आवश्यकता क्यों पड़ी, और फिर हम पढ़ेंगे यूएनओ का इतिहास क्या रहा, ये पैदा कैसे हुआ, और उसके बाद में इसने काम करना कैसे शुरू किया धीरे धीरे। तो मेरी बात, सबसे पहली चीज, मैं मेरा काम कर रही हूं, आप अपना काम करो, क्लास को शेयर करो। कोई इश्यू रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में हो सकता है सॉल्यूशन हो नहीं हो, क्योंकि चैट बॉक्स में क्या मैं अभी देख पाती हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो फिर मैं आपके कमेंट्स आगे समय आने पर इसका जवाब दे पाऊंगी, आगे कमेंट्स आपके देख पाऊंगी। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख सकते हैं। क्लास को जितना हो सकता है शेयर करो। बाकी ये मत देखो कि मैम को दिख नहीं रहा, मैडम को सबकी टाइप जो आप लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो वो सब मुझे अच्छे से दिख रहा है। बिल्कुल लक्ष्मी जी, हैप्पी तीज आप सब लोगों को भी, ठीक है। जय माता दी। रोशन जी अब रुक जाओ, जय माता दी, जय माता दी हो गया, डन। आप सब जो कमेंट्स करते हैं, जो बोल रहे हैं, वो अच्छे से मुझे दिख रहे हैं। नो डाउट मैं सबकी सुनती हूँ, मुझे लगता है कहीं कुछ मुझे रोकना है तो मैं रुक भी जाती हूँ, नो डाउट। कोई कहता है स्पीड तेज है तो बिल्कुल ठीक है ना, स्पीड तेज होती है तो बिल्कुल मैं धीरे भी कर लेती हूँ। बस इतनी सी बात है, मैं बीच में जो है वो वार्तालाप नहीं करती हूँ। क्लास के स्टार्टिंग में अपन कर लेते हैं या लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूएनओ की। अब सबसे पहली चीज है कि आज मैंने जो एक नई व्यवस्था को शुरू किया, इतने दिन हम पढ़ रहे थे भारत के संविधान को, आज मैंने भारत संविधान को न लेकर आज मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं अकेला आपको केवल यूएनओ नहीं पढ़ाकर खत्म करूंगी। यूएनओ के साथ में और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको पढ़नी है, जो भारत से जुड़ी हुई हैं, जिन संस्थाओं का भारत से कहीं ना कहीं संबंध है, हम उन सभी संस्थाओं को पढ़ने वाले हैं। पहली चीज जैसे नाम है आपका, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह है, नाटो है, बहुत सारी ब्रिक्स है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। इन संस्थाओं में, ठीक है, इन संस्थाओं में मैं सबसे पहली बात आपको यह कहना चाहती हूं, आज हमने जो संस्था शुरू की है यूएनओ, ये इन सभी संस्थाओं में सबसे बड़ी संस्था, सबसे महत्वपूर्ण संस्था, और पूरे विश्व में सुरक्षा, शांति और मानवता को बनाने के लिए, मानवता को बनाए रखने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। देखो यूएनओ जो है वो सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है, महत्वपूर्ण संस्था है, और तो और इसका मुख्य काम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दो देश अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उन्हें रोकना, ठीक है, शांति सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। देश तो मानव अधिकारों की रक्षा करता ही करता है, परंतु यूएनओ भी क्या करता है, आपके मानव अधिकारों की रक्षा करता है, मानवता को सहायता प्रदान करता है, ठीक है। मेरी बात को समझे, यूएनओ क्यों जरूरी है। अब बात शुरू करते हैं यूएनओ की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है ना। यूएनओ की शुरुआत किस तरह होती है, आपके यहाँ पहला विश्व युद्ध है, बताओ कब हुआ, पहला विश्व युद्ध कब हुआ, आप सबको पता है 1914 से लेकर 1919, ठीक है। आप सबको पता है कि पहला जो हमारा 1914 से 1918 कह लो आप इसको, 19 नहीं, सबसे पहला जो विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918, बिल्कुल बिल्कुल 1914 से 1918 है, ठीक है। अब हुआ क्या, इस पहले विश्व युद्ध में हमने क्या, पूरे विश्व ने काफी नुकसान झेला। काफी नुकसान झेलने के बाद हमने क्या किया, किसकी स्थापना की, यूएन की। किसकी स्थापना की, यूनाइटेड नेशन, बस यूएन की हमने स्थापना की, जिसे आप कह सकते हो लीग ऑफ नेशन, जिसे आप क्या कह सकते हो, लीग ऑफ नेशन। इसकी स्थापना क्यों हुई, मुख्यतः देखो पहला विश्व युद्ध हुआ, और विश्व युद्ध में आप यूं मान के चलो जो विश्व युद्ध होते हैं ना, उसमें न फायदा आप जीतने वाले का होता है न हारने वाले का होता है, बस इतना कह सकते हैं मैं जीत गया, बाकी फायदे में कोई भी नहीं होता है, मुनाफा लाभ किसी को ही नहीं मिलता है। भाई अगर दो आदमी लड़ रहे होते हैं तो इतनी सी बात है, चोट दोनों को आएगी, दोनों को गंभीर चोट आएगी, बस एक को चोट ज्यादा आ जाएगी, एक को उससे थोड़ी कम आएगी, ठीक है। तो ये समझे, अगर कोई भी देश अगर पूरा विश्व युद्ध कर रहा है तो युद्ध में जीतने वाले को भी ऐसा नहीं कि कोई मुनाफा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस वो अपने आप के वजूद को ऊपर रख देता है कि मैं अब तुमसे ऊपर हूं, बस इतना ही फायदा होता है। तो देखो जो पहला विश्व युद्ध हुआ, हमें उससे काफी नुकसान हुआ, उसकी नुकसान क्या कह सकते हैं, आगे विश्व युद्ध ना हो इसलिए हमने यूएन बनाया, लीग ऑफ नेशंस बनाया, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस की हमने स्थापना करी, परंतु लीग ऑफ नेशंस जो है वो अपने काम को करना शुरू भी नहीं किया, उसने अपने काम को करना प्रारंभ भी नहीं किया, उससे पहले दूसरा विश्व युद्ध तैयार खड़ा था हमारे लिए। और दूसरा विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ, 1939 से 45 तक,
ये दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45 तक। अब देखो ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ये बड़ा ही खतरनाक हुआ। दूसरा विश्व युद्ध भाई, इससे हमें इसमें जो नुकसान थे उससे दुगुने या कह सकते तिगुने नुकसान जो है वो कहां हुए? मतलब दूसरे विश्व युद्ध में हुए। जो दुगुने तिगुने नुकसान थे, क्यों? क्योंकि इस वक्त हम इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे, थोड़ा सा हम एडवांस यहां हुए। अब बात समझना, आगे कहा यह जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है भारत मतलब पूरे विश्व में कहीं भी तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इससे आप सब लोगों को या कह सकते हैं हमारे पूरे पृथ्वी को कितना बड़ा नुकसान होगा ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सोच सकते? देखो हम लोग सीधी सी बात समझो, भारत हम कहता है ना शांति प्रिय देश है, मैं बहुत शांति प्रिय देश हूं, बहुत शांति प्रिय देश हूं, फिर भी हमारे पास सभी प्रकार के परमाणु हथियार है, एक सेना है और कह सकते हैं सारी हमारे पास युद्ध की रणनीतियां तैयार रहती हैं। हम हर वक्त पूरी अपनी सिक्योरिटी जो है मेंटेन करके रखते हैं। वहीं देख लो अमेरिका है आपका, जापान है आपका, उत्तरी कोरिया है, आप सामने एग्जांपल आपके। तो आज अगर देखा जाए वर्तमान में कितने सारे देश हैं उनके पास में परमाणु हथियार है और उनका प्रयोग करके वो पूरी पृथ्वी को एक साथ नष्ट कर सकते हैं, पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। इसलिए आप यूं कह सकते हो तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध में हमारी पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी, हमारे सारे विकास जो है वो खत्म हो जाएंगे और हम वापस उसी प्राचीन काल की स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आग भी दो पत्थरों को टकरा कर जलाई जाती थी, हम उस व्यवस्था में पहुंच जाएंगे। मेरी बात को समझे तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला विश्व युद्ध जब हुआ तो हमने क्या बनाया? लीग ऑफ नेशंस बनाया। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इस दूसरे विश्व युद्ध में 1939 में 39 से लेकर 45 तक ये युद्ध चला। देखो क्या हुआ, इस युद्ध के चलने के दौरान ही, ठीक है ना, इस युद्ध के चलने के दौरान ही आपके यहां यूएनओ की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया था। आप बात को समझना, देखो यूएनओ के लिए बहुत सारे मतलब यूएनओ को बनाने के लिए बहुत सारे सम्मेलन हुए। मैं सभी सम्मेलन की चर्चा नहीं करने वाली, मैं केवल आपके सामने एक सम्मेलन की चर्चा करूंगी जो आप सबको पता है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि आपको यह गौर करने को मिलेगा कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो समाप्त कब हुआ? 15 अगस्त 1945। और दूसरा विश्व युद्ध किन शर्तों पर समाप्त हुआ, क्या यह भी पता है? दूसरा जो विश्व युद्ध है वो किन शर्तों पर समाप्त हुआ था? सबको पता है ना, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया, परमाणु बम गिराए, जिससे आज भी वहां की जो सभ्यता है वो विकास नहीं कर पाई है। आप सोचो अगर हिरोशिमा और नागासाकी की कंडीशन आप आज जाकर देखो तो आप अमेरिका को जरूर कोसोगे कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। परंतु अमेरिका के इस एक कदम से जापान ने अपने घुटने टेक दिए थे और जापान ने 15 अगस्त 1947 को अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया कि भाई हम हार मानते हैं। नो डाउट दूसरा विश्व युद्ध जो था वो शुरू दो देशों ने किया, इनके साथ बाकी अन्य देश मिलते चले गए। कुछ देशों को जबरदस्ती शामिल कर लिया तो कुछ देशों को दबाव से शामिल कर लिया, कुछ देश शामिल जबरदस्ती हो गए। हमारी बात को यहां समझे तो आपके यहां 15 अगस्त 1947 को जो है वो आपका दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, ठीक है ना। दूसरा विश्व युद्ध जो है वो खत्म होता है। अब बात समझना, दूसरा विश्व युद्ध हुआ है 15 अगस्त को खत्म हुआ, क्या ध्यान से सुनना। आपके यहाँ सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन होता है जिसकी तारीख आप सबको पता होगी 24 अप्रैल 1947 से लेकर इसमें अगली तारीख आती है 26 जून 1945 तक, 25 अप्रैल 1945 और यह है 26 जून 1945। अब देखो ये तारीख, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन शुरू होता है 25 अप्रैल से और खत्म होता है 26 जून 1945 से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, गौर करो, 45 अप्रैल जून चल रहा है, अभी तक अगस्त तो आया ही नहीं ना। इसका मतलब युद्ध तो चल रहा है, दूसरा विश्व युद्ध तो चल रहा है, परंतु अमेरिका ने, ध्यान से सुनना, परंतु अमेरिका ने शुरुआत कर दी।
अमेरिका ने शुरुआत कर दी कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होगा हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होगा हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जो आगे कभी विश्व में युद्ध न होने दे। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि युद्ध से नुकसान जो है दोनों को होगा, जीतने वाले और हारने वाले दोनों को। ठीक है, इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे ये यूएनओ के विचारक थे। इनके दिमाग में सबसे पहले जो था वो विचार आया था कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो देशों के मध्य विवाद हो रहे हैं, देशों के मध्य समस्याएं हैं, उनका निपटारा करे, जो पूरे विश्व को एक साथ बांधकर और जोड़कर रखे। देखो सिंपल सी बात है, रूजवेल्ट का ये मानना था कि एक घर में रहने वाले दो भाइयों के बीच में जब लड़ाई हो सकती है, तो जब दो पड़ोसियों में लड़ाई हो सकती है, तो दो राज्यों में लड़ाई हो सकती है, तो दो देश में क्यों नहीं हो सकती लड़ाई? हाँ या ना? दो देशों में भी लड़ाई हो सकती है। तो जब दो देशों में लड़ाई होगी तो उनके बीच में मध्यस्थता करने वाला कोई तो होना चाहिए। जब दो देश आपस में खड़े हैं कि भाई न ये किसी की मान रहा है, न ये किसी की मान रहा है, ठीक है, उस वक्त जो है वो युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे कि आप देखो, हम शीत युद्ध से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि ये कहा जाता है कि शीत युद्ध जो है वो तीसरा विश्व युद्ध मतलब तीसरा विश्व युद्ध की तरह बनने ही जा रहा था, परंतु शुक्र है यूएनओ का जिसने मध्यस्थता करके इस बात को खत्म करने की कोशिश की, खत्म कर भी दिया, नो डाउट। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो? आपके यहाँ पहला विश्व युद्ध हुआ, उससे लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की, परंतु वो असफल रही। उसके जब नाक के नीचे जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया, क्यों? क्योंकि इसके देखो, इसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण कहा जाता है कि जिसने इसकी स्थापना करी थी, जिसने मतलब अमेरिका ने इसकी स्थापना करी थी लीग ऑफ नेशंस की, ये अमेरिका ही जो था वो उसका सदस्य नहीं बना था। ठीक है, अमेरिका ने बना तो दिया परंतु अमेरिका खुद जो था वो इसका सदस्य नहीं था। एक कमजोर संस्था थी जिसके नाक के नीचे जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब यूएन को तो कर दिया समाप्त, और दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बिल्कुल नजदीक, दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बिल्कुल नजदीक आपने मतलब अमेरिका के डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने एक नई विचारधारा को पैदा किया और कहा हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए, हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो दो देशों के बीच में विवाद को समझौते के तहत समाप्त कर सके, सुलझा सके। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था यूएनओ के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। क्यों? देखो मैंने आपको कहा इससे पहले भी यूएनओ के लिए इससे पहले भी बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, परंतु उनकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फर्स्ट ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस का बच्चा पढ़ रहा है उसको भले ही होनी चाहिए, बाकी किसी भी आरएस तक भी पढ़ रहे हो ना तो भी निश्चिंत रहो, आरएस तक भी पढ़ रहे हो, आईएएस तक भी पढ़ रहे हो ना, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूं, जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है उनके काम की नहीं है। बाकी अगर आईएएस आरएस लेवल तक का भी बच्चा बैठा है ना जीएस के लिए, तो सिंपल सी बात समझो, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन यूएनओ की स्थापना में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इसी से यूएनओ की स्थापना का प्रारंभ हुआ, इसी सम्मेलन में यूएनओ का चार्टर बना, इसी सम्मेलन में 50 संस्थापक जो देश थे वो शामिल हुए और 51 संस्थापक देशों ने यूएनओ पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत भी आपका एक ऐसा देश है जो संस्थापक देशों में शामिल होता है। ठीक है, मैं मेरी इन बातों को थोड़ा और क्लियरली समझाने की कोशिश करती हूं आपको, क्योंकि नो डाउट बोलना समझाना ठीक है, बट बोर्ड पर लिखने में भी आपको काफी कुछ इजीली समझ में आ जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के समय, जस्ट दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय हमने यूएनओ को बनाने की व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया था। इस व्यवस्था में जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तारीख है इसकी 25 अप्रैल 1945 से कब तक? 26 जून 1947। अब कुछ किताबों में हालांकि ये तारीख 25 जून मिलती है,
ठीक है। कुछ बुक्स में ये 25 जून मिलती है, नो डाउट आपको एनसीईआरटी वगैरह कोई प्रीफर करोगे तो 26 जून मिलेगी। नेट पर प्रीफर करोगे कि यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए, तब भी 26 जून मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि कुछ जगह 25 जून का डेरिवेशन मिलता है, बट अगर मैं कह रही हूं तो मैंने कहीं ना कहीं श्योर होकर ही बोला है। अगली बात ध्यान से सुनो, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का ये समय था, तारीख थी, पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन था वो यूएनओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था। क्या था? सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था, पहली बात। दूसरी बात, यूएनओ का जो विचारक था, यूएनओ का जो विचारक था वो कौन था? अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये इसके विचारक थे, यूएनओ के एक संस्थापक थे, ठीक है ना, संस्थापक थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगली बात, अगली चीज, कहीं कोई समस्या रहती है क्लास के लास्ट में पूछना, मैं आपको कई बार कहती हूं, फिर बता रही हूं। अब देखो यूएनओ विचारक की बात आ गई। अब देखो अगली बात, इसमें यूएनओ, यूएनओ के संस्थापक देश, बात को ध्यान से सुनना, कैसे? संस्थापक जो देश है, उन व्यक्तियों को, या कह सकते उस देश को कहा गया जो देश, जिन देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया। आपको मैं एक बात बताती हूं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। यूएनओ के संस्थापक देश हैं 50, कैसे हुए 50? उसके बाद एक और आ गया 51, ठीक है। कैसे हुई ये चीज, संस्थापक देश कैसे कहलाए? बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यूएनओ ने काम करना शुरू कब किया? देखो तारीख, 3-4 तारीख होती है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। 3-4 तारीख होती है जिसमें बच्चा इतना ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि मैडम क्या करे। तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपके यहाँ क्या हुआ, जैसे कि यूएनओ ने काम करना शुरू किया 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को काम करना शुरू किया, परंतु यूएनओ ने अपना चार्टर, अपना जो घोषणा पत्र, ठीक है, यूएनओ ने अपना चार्टर, अपना घोषणा पत्र कि हमारे यहाँ यूएनओ की स्थापना क्यों हुई है, यूएनओ हम क्यों बनाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक चार्टर का निर्माण किया। और जो यूएनओ का चार्टर था, बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि नो डाउट ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चा रटने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता है। मैंने तुम्हारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की पहली जिम्मेदारी होती है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें सिस्टमेटिक ढंग से ऐसा पढ़ा दूंगी तुम नोटबुक में नोट्स बना सको, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यूएनओ का जो चार्टर था, यूएनओ का जो चार्टर था उस पर 51, पहले तो 50 व्यक्तियों ने साइन किए, फिर पोलैंड और आ गया, जैसे कि आपको पता है, फिर पोलैंड और आ गया, 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं 26 जून 1945 को, ये हम सबको पता है। तो पहली तारीख सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन शुरू कब हुआ? 25 अप्रैल 1945। दूसरी तारीख यूएनओ चार्टर, यूएनओ चार्टर पर 51 संस्थापक देशों ने हस्ताक्षर किए, 51। हालांकि आपको कभी भी ऑप्शन 50-51 में चूज करना, हमेशा 51 ही चूज करना है। अगर 51 ऑप्शन में नहीं हो तो आप जा सकते हो 50 के ऊपर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, केवल चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें हस्ताक्षर करने वाला भारत भी था। भारत जो है वो संस्थापक देश में था, ठीक है, भारत जो है वो संस्थापक देश में था। और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भारत से एक व्यक्ति थे आपके एक व्यक्ति तो थी आपकी फिरोज खान, एक था आपका टीटी कृष्णामचारी, और एक व्यक्ति था जो बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वो था राधा स्वामी मुदालियर, ठीक है। अगला जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो है आपका रामास्वामी मुदालियर। लिखूं कहां मैं, चलो इधर लिखती हूं, रामास्वामी मुदालियर। मैंने ये महत्वपूर्ण क्यों बताया, मैंने ये व्यक्ति महत्वपूर्ण क्यों बताया? क्योंकि भारत की तरफ से हस्ताक्षर करने वाला, भारत की तरफ से 51 संस्थापक देशों के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो भारत की तरफ से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था? रामास्वामी मुदालियर। मेरी बात को, ठीक है ना, मेरी बात को समझे? क्या लिखने में गलती हो गई? कहां चले गए? देखो, अरे पॉइंट पर
किसकी स्थापना कब हुई? अरे अभी तो सारी चीजें समझेंगे, तसल्ली रखो। अभी तो तुम ये तो जानो कि इतिहास क्या बीता है। तुम ये चाहते हो भी अभी आते मैं तुम्हें वही लिखवा दूं, स्थापना कितने देश, कितने करो, खत्म कहानी। ऐसा नहीं चलेगा। मेरी क्लास में स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बात चलती ही नहीं है। जितना अपन गहराई से अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो बात को समझना। एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ यूएनओ के लिए। तो पहली चीज, यूएनओ की स्थापना क्यों हुई? पहला दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है, जो पहले आपके नोट्स में या आपके दिमाग में आना चाहिए, वो ये है कि स्थापना क्यों हुई? आंतरिक रूप में सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, शांति और मानवता को बनाए रखने के लिए, हमारी सभ्यता को बनाए रखने के लिए हमने स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध से हमने ये सीखा कि अगर भारत में कभी भी अब अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया ना, तो भारत छोड़ो पूरे विश्व में, ये मान के चलो, भारत तो पूरे बार बार में नाम आएगा ही, इतने दिन से भारत ही पढ़ रहे थे। विश्व में अगर कहीं भी तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इससे पूरा देश पूरे जो देश है वो प्रभावित होंगे, और हो सकता है हमारी सभ्यता जो है वो जड़ से समाप्त हो जाए। ठीक है, इसलिए यूएनओ की स्थापना करी हम लोगों ने, ताकि तीसरा विश्व युद्ध या आगे कोई बहुत बड़ी समस्या हम एकजुट होकर उसका समाधान कर सके। इसके लिए आपके यहाँ सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ, तारीख ये लिख रखी है। दूसरा काम, यूएनओ के लिए महत्वपूर्ण सम्मेलन था। ये सम्मेलन जो था वो यूएनओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था। फिर क्या हुआ? यूएनओ का जो विचारक है, यूएनओ का विचार देने वाला कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट। ठीक है ना। यूएनओ के संस्थापक देश कितने? 50 थे जिन्होंने तुरंत साइन किया था। संस्थापक देश उन्हें कहा गया जो इस सम्मेलन में शामिल थे। संस्थापक देश उसे कहा गया, ठीक है ना, संस्थापक देश उसे कहा गया जो इस सम्मेलन में शामिल हुए और शामिल होने के बाद यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए। बात समझना, भारत ने यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे 26 जून को, परंतु हमने यूएनओ की सदस्यता ली थी 30 अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को। सोचो, सदस्यता तो हमने ली है 30 अक्टूबर को, परंतु हम संस्थापक देशों की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यूएनओ के चार्टर जो 26 जून 1945 को बना था, यूएनओ का चार्टर जो 26 जून 1945 को बना था, हमने उस पर हस्ताक्षर किए। इसलिए भारत जो है वो संस्थापक देशों की श्रेणी में आता है। चार्टर, ठीक है, तो यूएनओ के जो संस्थापक देश है वो 51 है। इस 51 में भारत भी एक संस्थापक देश है, पहली बात। दूसरी बात, यूएनओ चार्टर जो है, यूएनओ चार्टर पर 51 देशों ने, जिसमें आप ये कह सकते हैं 50 ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए और बाद में एक पोलैंड और शामिल हो गया, तो टोटल 51 हो गए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, भारत भी संस्थापक देशों में एक है। और जब आपके यहाँ सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन में भारत की तरफ से 3 व्यक्ति गए हुए थे, ठीक है ना, भारत की तरफ से 3 व्यक्ति गए थे, फिरोज खान, टीटी कृष्णामचारी, और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है रामास्वामी मुदालियर वो व्यक्ति थे जिन्होंने यूएनओ के चार्टर पर अपने हस्ताक्षर किए थे, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? तो हमने केवल अभी तक ये पढ़ा कि यूएनओ जो है वो बना, और यूएनओ सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन से यूएनओ की स्थापना हुई। स्थापना तो नहीं हुई अभी तक, नो डाउट, स्थापना तो नहीं हुई। यूएनओ चार्टर जरूर हमारे सामने आ गया कि यूएनओ क्या होगा, किस प्रकार काम करेगा। अब देखो, अब यहां बात चलती है यूएनओ की। हुआ क्या? 26 जून को चार्टर आ गया, सबने साइन कर दिए, एग्री हो गए। थोड़े समय बाद क्या हुआ? आपके यहाँ अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिराए, व्यवस्था युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध अंत हुआ 15 अगस्त को, ठीक है, खत्म हुआ 15 अगस्त को। और 15 अगस्त के खत्म होने के कुछ समय बाद में यूएनओ की स्थापना करी, या यूएनओ जो है वो पूर्ण रूप में अस्तित्व में कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी दिन यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 24 अक्टूबर को भी क्या मनाया जाता है?
24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूएनओ दिवस मनाया जाता है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, यूएनओ की स्थापना हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूएनओ के संस्थापक देश। यूएनओ के संस्थापक देश 51 और यूएनओ के वर्तमान सदस्य, यूएनओ के वर्तमान सदस्य कितने हैं? जवाब दो फटाफट, वर्तमान सदस्य कितने हैं? 193। सोचो, लगभग हम यूं कहते हैं कि लगभग 206 या 200 के कुछ 200 कुछ टोटल देश हैं, ठीक है। 200 जो है कुछ टोटल देश हैं, 200 कुछ टोटल देश हैं, जिनमें से 193 जो देश है उन्होंने क्या ले रखी है? यूएनओ की सदस्यता ले रखी है। नो डाउट भारत भी उसमें से एक है। अच्छा, मैंने तारीख नहीं लिखिएगा, चलो मैं आगे लिखवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या? अब पहली बात तो ये है कि पहले सबसे पहले हस्ताक्षर करवाने नो डाउट अमेरिका ही होगा। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत अमेरिका ने करी, तो हस्ताक्षर करने वाला वही था। हम बात कर लेते हैं लास्ट दो की। चलो मुझे ये बताओ, 1992 और 1993 कौन सा था? 1992 था मोंटेनिग्रो, इसने 2006 में सदस्यता ली थी। और अगला आपका है दक्षिणी सूडान, इसने 2011 में सदस्यता ली थी। इसके बाद में ध्यान से सुनना, इसके बाद में हालांकि आज तक, अभी तक मैं बात कर रही हूं जून 2020 की, ठीक है, आज तक किसी ने अभी तक सदस्यता नहीं ली। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई, ठीक है। तो 192 192 मोंटेनिग्रो है, याद रखना है, लास्ट के दो पता होने चाहिए, ठीक है। और 193 में है कौन सा? अंतिम कौन सा है? दक्षिणी सूडान। और लास्ट सदस्यता 2011 में। पॉइंट यहां तक क्लियर? चलो ये भी लिखवा देती हूं, यूएनओ पर भारत के हस्ताक्षर, या कह सकते हैं भारत सदस्य कब बना? यूएनओ का भारत सदस्य कब बना है? 30 अक्टूबर 1947। क्योंकि हम भारत में रहते हैं और नो डाउट हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो पता ही होना चाहिए कि हम सदस्य कब बने। भाई यूएनओ अस्तित्व में आया, ये हर बच्चे को पता होता है, याद भी होता है, नो डाउट। बट भारत ने साइन कब किए? अब बच्चा क्या सोचता है, कई बार मैंने खुद ने देखा है, बच्चा ये सोचता है कि जब हमने चार्टर पर साइन किए तभी हम सदस्य बन गए। नहीं, जब आपने चार्टर पे साइन किए तब आप सदस्य नहीं बने। यूएनओ 24 अक्टूबर को अस्तित्व में आया और उसके बाद में ना उन्होंने सदस्य जुड़ने शुरू हुए, और उस सदस्यता में हमने 30 अक्टूबर को अपने हस्ताक्षर किए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 6 दिन बाद हो, क्या फर्क पड़ता है, सदस्य तो है ना हम। अगली बात, यूएनओ के संस्थापक देश हो गए। अच्छा, यूएनओ के ध्वज की बात कर लेते हैं। बड़ा ही फेमस प्रश्न रहता है, अच्छा ध्वज है, नो डाउट बड़ा पसंद है मुझे, अपने भारत का तो अच्छा, बहुत अच्छा है, कोई तारीफ ही इसकी नहीं कर सकता। यूएनओ ध्वज, तो यूएनओ का जो ध्वज है कैसा है? मेरी बात को गौर से सुनना, अनफॉर्चुनेटली दिखा तो नहीं सकती बट मैं अच्छे से बता दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका जो बैकग्राउंड है वो हल्का नीला है। बैकग्राउंड कैसा है? हल्का नीला कलर का है, ठीक है, क्योंकि नीला जो है वो पीस एक तरह से ही लगता है, पीस का हल्का नीला है। और ऐसे करके एक ब्रांच बनी हुई है, मतलब पूरी की पूरी एक टहनी है जिसके चारों तरफ पत्तियां हैं, और इसे जैतून की पत्तियां नहीं बोल सकते, एक तरह से जैतून की एक तरह से ये ब्रांच है, ठीक है। जैतून का मतलब होता है शांति, पत्तियां नहीं कह सकते आप, पत्तियों का तो मतलब हो गया कि बस ऐसे ऐसे हो, पत्तियां नहीं है, ये एक तरह से पूरी की पूरी डाली है, ठीक है। और ऊपर से खुला है, नीचे से पैक है, नीचे से तो पैक है, ऊपर से खुला है, और इसके बीच में विश्व का मैप है। इसके बीच में क्या है? विश्व का मैप है। और आपको यह पता होना चाहिए, खुले का मतलब है देश इसमें आ जाओ, शामिल हो जाओ, ठीक है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम क्या करेंगे? शांति बनाए रखेंगे। बात को यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, यूं कह सकते हैं हल्के नीले कलर के ऊपर पत्तियां बनी है, मैप बना है। ये जो पत्तियां और मैप बनी है ना, ये सफेद रंग से बना है। मतलब इस झंडे को देखकर यूं लगता है कि ये झंडा ही अपने आप में शांति का प्रतीक है। ये जो झंडा है इसे देखकर ही लगता है कि वाह कितना शांत है। इसको देखकर तड़क भड़क और ऐसी चीजों की फीलिंग नहीं आती है। मतलब इसको कोई भी देश देखे, कोई भी व्यक्ति देखे, उसको शांति का लगता है। ये ऐसे झंडा ऐसा नहीं लगता कि किसी एक देश का है, ठीक है ना। जैसे हम हमारा ध्वज देखते हैं तो हम गौरवान्वित फील करते हैं, ठीक है ना।
वैसे ही जब हम इसे देखेंगे ना तब हमें लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये हमसे जुड़ा है, ये हमसे जुड़ा हुआ है और काफी ज्यादा शांति इस झंडे को देखने मात्र से ही लगती है। तो पॉइंट यहां तक क्लियर, ये ध्वज हो गया। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं यूएनओ की भाषा, यूएनओ की आधिकारिक भाषा। इसको मिटा दूं मैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं आराम से, कहीं इसमें कोई डाउट। बच्चे एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, हालांकि मुझे पता है एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट फिर भी अगर कोई अच्छे आरएस लेवल का बच्चा देख रहा है तो एक बार ध्यान रखना, दो ऑब्जर्वर है, दो देश जो है वो ऑब्जर्वर है, एक होली सी और एक है पैलेस्टीन। दो देश हैं, दो देश है जो ऑब्जर्वर देश है, एक तरह से ऑब्जर्वर देश है। 193 तो क्या है, 193 तो सदस्य हो गए, इनके अलावा दो ऑब्जर्वर देश हैं। हालांकि आपको इतना ही पता होना चाहिए 193 है सदस्य, इतना याद रखो, इतना ही याद रखना है, ठीक है ना, इतना ही याद रखना है। प्लीज इन दो को मत शामिल कर देना। कभी अगर ऑप्शन में आ जाए कि 195 तो टिक करके आ जाओ, भाई मैडम ने 3 तो लिखवाए थे और 2 और लिखवा दो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत करना प्लीज, है ना। 193 ही होंगे सदस्य हमेशा। मैंने आपको एक एडिशनल बात बता दी, दो ऑब्जर्वर कंट्री होती है, एक है होली सी और एक है पैलेस्टीन, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रख लेना। चलो, अच्छा इसका मुख्यालय तो तुम सबको पता ही है होशियार बच्चों, मुख्यालय बता दो कहां है, मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क, ठीक है ना, मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क। बात यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है ना, मुख्यालय न्यूयॉर्क। ऑब्जर्वर देश है, होली सी और पैलेस्टीन जो है वो ऑब्जर्वर देश है, ऑब्जर्वर देश है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क है। और प्लीज इतनी तो कम से कम ना रेस्पेक्ट करो कि इसको इंग्लिश में यूं लिख लो, ठीक है ना। आपकी जो भाषा है ना वो इंग्लिश वाली हिंदी में आप बना लेते हो, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। डन, कंप्लीट हो गया ये। अच्छा हाँ, बच्चे पूछ रहे मैडम इसकी वो आप डेफिनेशन तो बता दी, सब कुछ बता दिया, ये बता दो इसकी फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखो यूनाइटेड का मतलब क्या, एकजुट होना, ठीक है ना, एकजुट होना। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी संस्था जिसमें सारे देश की एकता के साथ काम करेंगे। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भाषा की ही बात करेंगे हम, निश्चिंत रहो, टेंशन मत लो। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। आपके यूएनओ की फुल फॉर्म भी आ गई, खुश सब लोग। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1947, इसी दिन यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है। यूएनओ संस्थापक 51, यूएनओ के सदस्य 193 प्लस 2 ऑब्जर्वर है। यूएनओ पर भारत ने सदस्यता कब ली यूएनओ की, 30 अक्टूबर 1947 को। और यूएनओ ध्वज जो है वो आपके सामने है इस तरह का। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। अभी बात कर लेते हैं आपके उसके भाषा की। अब ना कुछ बच्चे जो हैं वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैंने आपको लोकपाल में भी समझाया था और मैं एक बार आपको फिर समझा रही हूं, मैं आपको एक बार फिर समझा रही हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनो क्योंकि मैं इसी चीज के लिए हूं। आपको आता सब कुछ है, मुझे पता है, बहुत होशियार बच्चे हो, ठीक है ना, आता सब कुछ है, बट कुछ चीजों पे आप हमेशा डाउटफुल रहते हो। जैसे कि अभी आप में चल रही है ना ट्रिगवेली, एंटोनियो गुथेरस, आप ये जो बोल रहे हो ना, आपको ये पता होना चाहिए ये व्यक्ति है कौन। आप एक बात सोचो, मैंने आपको क्या कहा था, लोकपाल एक संस्था है, लोकपाल पद नहीं है, लोकपाल एक क्या है, संस्था है। क्या है, संस्था है, ठीक है। और जब आप यूं देखते हो मैडम यूएनओ का अध्यक्ष बताओ, तो पहली बात तो है आप गलत बोल रहे हो। यूएनओ का अध्यक्ष कैसे हो सकता है, यूएनओ भी क्या है, एक संस्था है। यूएनओ क्या है, एक संस्था है। और यूएनओ संस्था है, उस संस्था में उसके 6 अंग हैं। उसके क्या है, 6 अंग है। उन अंगों में से एक अंग है जिसे आप कहते हो सचिवालय। एक अंग है जिसे आप क्या कहते हो, सचिवालय। उस सचिवालय में एक होता है महासचिव। इस सचिवालय में एक होता है महासचिव। वो महासचिव पहला था ड्रिगवेली, और अभी जो 90 बने हुए हैं, अभी जो 90 है वो है आपके एंटोनियो गुथेरस।
ठीक है, ये क्या है, एंटोनियो गुतरस जो है वो महासचिव है। तो यूएनओ के अध्यक्ष महासचिव जो भी है वो ये होते हैं। 6 अंग है, 6 अंगों में से एक है सचिवालय, एक है सचिवालय, और सचिवालय में होता है महासचिव। उस महासचिव की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो यूएनओ का अध्यक्ष नहीं कह सकते आप, क्योंकि यूएनओ जो है वो इन 6 अंगों से मिलकर बनी है, 6 अंगों से मिलकर बनी है। और इसमें महासभा का अध्यक्ष अलग होगा, इसमें सुरक्षा परिषद तो अलग होगा, इसमें सचिवालय का अलग होगा, इसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद का अलग है, न्यास परिषद अलग है, और आपके अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो अलग है। सोचो, ये 6 अंग हैं और इन 6 अंगों के अध्यक्ष, सचिव, मुख्य न्यायाधीश अलग अलग होते हैं। तसल्ली रखो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, आपको नहीं टेंशन, मुझे होनी चाहिए कि बच्चों को इजी वे में कॉन्सेप्ट, इजी वे में आपको सारी चीजें समझानी है। अब मेरी बात को देखो, यूएनओ की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा का मतलब है वह कितनी भाषाओं में काम कर सकता है। एक तो होती है आधिकारिक भाषा और एक होती है कार्यकारी भाषा, एक होती है कार्यकारी भाषा। बताओ आधिकारिक भाषा कौन सी है? अगर आधिकारिक भाषा की बात करूं तो मैं ACEFR और RS, ठीक है। देखो, ए से अरबी, सी से चीनी, ई से अंग्रेजी इंग्लिश, एफ से फ्रेंच, आर से रशियन और एस से स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश। अब कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो आपकी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? 6। आधिकारिक भाषा का मतलब हो गया वो भाषाएं जिन भाषाओं में यूएनओ काम कर सकती है। पर यूएनओ क्या जितने भी काम करेगी हमेशा इन 6 भाषाओं में करेगी? नहीं, कार्यकारी भाषा 2 है, एक इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच, एक इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच, ठीक है। इन 2 भाषाओं में वो हमेशा काम करेगी। जो भी दस्तावेज होते हैं, ध्यान से सुनना, जो भी यूएनओ के दस्तावेज होते हैं, कोई नोटिफिकेशन होता है, कोई डाटा होती है, कोई सूचना होती है, ठीक है, कोई डाटा होता है, कोई सूचना होती है, तो इंग्लिश और फ्रेंच जो है ये 2 कार्यकारी भाषाओं में आएंगी। ये दोनों जो है वो कार्यकारी भाषाओं में आएंगी और ये 6 है वो आधिकारिक भाषा है। आवश्यकता पड़ने पर नोटिस फ्रेंच में भी जारी हो सकता है, सूचनाएं फ्रेंच भाषा में भी दी जा सकती है, आपके चीनी भाषा में भी दी जा सकती है, अरबी में भी दी जा सकती है। बात को यहां तक क्लियरली समझ गए? आधिकारिक भाषा 6 हो गई, नो डाउट। हालांकि अगर याद करने में समस्या रहे, AC, B को छोड़ दो C आ गया, D को छोड़ दो E और F साथ आ गया, E और F साथ आ गया, और ये है आपका RS, ठीक है, RS। अब आप इसको किसी भी तरह जोड़कर कर लो, नो डाउट। ये दोनों है कार्यकारी भाषा, बाकी ये 6 क्या होंगी? आधिकारिक भाषा। बात यहां तक क्लियर हो गई? ठीक है, ये 6 भाषाएं हैं जिनमें आधिकारिक भाषा है, और ये जो 2 भाषाएं हैं ये है आपकी कार्यकारी भाषा। अब यूएनओ के अंगों की मैं बात कर लेती हूं, जो इसके लिए सबसे ज्यादा एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके अंगों की। तो यूएनओ के अंग जो हैं, यूएनओ के जो अंग हैं, यूएनओ के जो अंग हैं वो टोटल 6 हैं, टोटल 6 है, ठीक है ना। टोटल 6 अंग हैं। वर्तमान में अगर मैं कहूं तो काम करने वाले 5 चाहिए। क्यों? छठा कहां गया? गया कहीं नहीं है, खत्म भी नहीं किया है, गया कहीं भी नहीं, खत्म भी नहीं किया। पर ये होता है ना, जैसे एक घर में 6 कमरे हैं, पर 6 कमरों में से केवल 5 ही कमरे काम में आ रहे हैं, एक कमरे ये ताला लगा दिया। क्यों? क्योंकि उस कमरे की आवश्यकता ही नहीं है। अभी आवश्यकता पड़ेगी तब खोल लेंगे, नहीं आवश्यकता पड़ेगी तो पड़ा रहेगा, आराम से ताला दे रखा है। वैसे ही 6 अंग है, 6 अंग है, 6 में से 5 काम कर रहे हैं, एक अंग के ताला लगा रखा है, सस्पेंडेड है, अभी वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इन 6 अंगों में से मैं सबसे पहले अंग की बात कर लेती हूं, महासभा। 6 की बात करेंगे, निश्चिंत रहो। सबसे पहला जो अंग है, ठीक है ना, जो सबसे पहला अंग है वो है महासभा। इस महासभा को आप यूएनओ की व्यवस्थापिका कह सकते हो। कैसे? यूएनओ को लेकर जो करना होता है, बजट पारित करना होता है, सदस्यों को शामिल करना होता है, सदस्यता हटानी होती है, ठीक है।
आपके यहाँ जो जज है उन्हें चुनना होता है, या आपके जो अन्य जितने भी अंग हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी अंग है ना, उन सब अंग में कौन न्यायाधीश बनेगा, कौन सदस्य बनेगा, कौन महासचिव बनेगा, उन सभी अंगों के अंदर जो सदस्य होंगे, देखो मेरी बात को गौर से सुनना, जितने भी हम अंग आगे पढ़ेंगे उन सभी अंगों के अंदर, उन सभी के अंदर कोई ना कोई सदस्य होगा, कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। उन अध्यक्षों को कौन चुनेगा? महासभा चुनेगी। ठीक है, उन्हें कौन चुनेगा? महासभा चुनेगी। बजट कौन बनाएगा? महासभा बनाएगी। पारित कौन करेगी? महासभा करेगी। इसलिए महासभा को व्यवस्थापिका कहा गया, इसलिए महासभा को व्यवस्थापिका कहा गया, विश्व की संसद कहा गया। इसलिए महासभा को क्या कहा? विश्व की संसद कहा। कैसे कहा? क्योंकि जैसे हमारी संसद भारत की संसद जो केवल भारत के लिए काम करती है, हमारी व्यवस्थापिका हमारी संसद हुई, वैसे ही पूरे विश्व के लिए काम करने वाली जो संसद है वो कौन है? यूएनओ नहीं होगा, यूएनओ नहीं, यूएनओ का अंग है महासभा, वो होगी। अब सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, मैडम महासभा में शामिल कौन होगा? सबसे पहले दिमाग में एक ही प्रश्न घुसना चाहिए, मैडम महासभा में होते कौन है? तो मेरी बात को गौर करना, यूएनओ के सभी 193 देशों के सदस्यों से महासभा का निर्माण होता है। मतलब महासभा जो है वो 193 देशों के सदस्यों से बनती है। 193 जो देश है उन देशों के सदस्य आते हैं और आकर महासभा में अपना निर्णय देते हैं, अपनी कार्यवाही करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक देश से कम से कम एक और अधिकतम जो है वह 5 सदस्य, कम से कम एक व्यक्ति या कम से कम 5 सदस्य शामिल हो सकते हैं। परंतु मेरी बात को गौर से सुनना, परंतु मत केवल एक ही मान्य होगा। क्यों? देखो बात समझना, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि महासभा अपना कोई भी निर्णय लेता है। चलो यही देख लो, महासभा अपना अगर कोई भी निर्णय लेता है, महासभा निर्णय लेगी तो निर्णय में महासभा को चाहिए 2/3 बहुमत। महासभा क्या लेगी? कोई भी निर्णय लेती है, किसी को जोड़ना हो, किसी को हटाना हो, किसको निर्वाचित करना हो, कुछ भी, बजट पारित करना हो, कुछ भी अगर महासभा करती है ना, इस पेन को यहां से लेकर यहां भी अगर हिलाना है, मतलब समझ गए, छोटी से लेकर बड़े कार्य कोई भी महासभा करती है, उसमें महासभा का चाहिए 2/3 का बहुमत। महासभा का क्या चाहिए? 2/3 का बहुमत। हालांकि एक बात और ध्यान से सुनना, कोई भी कार्य 2/3 बहुमत महासभा का प्लस सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य, आगे पढ़ाऊंगी अभी, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य मिलकर जो है वो निर्णय करते हैं। सुरक्षा परिषद के जो है 9 सदस्य हैं वो निर्णय करते हैं। इसको छोड़ो, अभी बात को इतना समझो कि आपके यहाँ महासभा में निर्णय लेते हैं 2/3 बहुमत से। अब जब बहुमत होता है ना, तब मान लो भारत से 5 आदमी गए हुए, परंतु भारत से 5 गए हुए, जब वोटिंग होगी तब भारत का एक ही वोट जाएगा। कोई भी दे लो चाहे से, ठीक है ना, कोई भी वोट दे लो। अब मान लो भारत से 3 आदमी गए हैं, तो 3 में से जो है वो आपस में तय करके एक ही वोट देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे? एक ही वोट देंगे। बात यहां तक क्लियर होगी? तो महासभा क्या करती है? 2/3 बहुमत से निर्णय करती है। अच्छा, आपको ये पता है महासभा की प्रत्येक वर्ष बैठक होती है, हाँ या ना? महासभा की प्रत्येक वर्ष बैठक होती है, जो लगभग शुरू होती है सितंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर दिसंबर तक। आवश्यकता पड़े तो हम पहले भी खत्म कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। सितंबर में शुरू होगी और दिसंबर में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगी। अब क्या होगी? इसकी बैठक होगी। इसी बैठक होने से पहले इस बैठक का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। हर साल आप यूं कह सकते हो, महासभा का जब बैठक होती है तो बैठक में अध्यक्ष तो चाहिए, ठीक है। बैठक में हर साल अध्यक्ष चुना जाता है और अगले साल फिर बैठक होती है, फिर अध्यक्ष चुन लेते हैं, फिर बैठक होती है, फिर अध्यक्ष चुन लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह आती है कि महासभा की
प्रथम बैठक, महासभा की जो प्रथम बैठक है वो हुई है 10 जून 1946 को। अब दिमाग दौड़ रहा होगा कि मैडम स्थापना ही जो है वो स्थापना हुई, स्थापना होने के बाद में जो बैठक है, स्थापना होने के बाद में जो बैठक है उसमें इतना समय क्यों? भाई यूएनओ ने काम करना शुरू किया था, धीरे धीरे व्यवस्थाएं स्थापित हुई थी, ठीक है। तो 10 जून 1946 को बैठक हुई और इस बैठक को किया गया लंदन। ये बैठक हुई कहां थी? लंदन में। कहां हुई थी? लंदन में हुई थी। क्यों हुई थी लंदन में? न्यूयॉर्क क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुख्यालय तो न्यूयॉर्क है। भाई जो महासभा है इसका मुख्यालय भी कहां है? आप महासभा छोड़ो, मैंने आपको 6 अंग बताए ना, इन 6 में से एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ देना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का तो आप सबको पता है ना, हैग नीदरलैंड मुख्यालय, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया। और एक एग्जाम हुई थी आपकी, उस वक्त एक मुद्दा चल रहा था कुलभूषण का, अगर व्यक्ति का नाम सुना हो तो। एक व्यक्ति थे भारत से जिसे पाकिस्तान ने इसलिए पकड़ लिया कि वो भारत का जासूस है। हालांकि अमेरिका में उस वक्त वो थे भी नहीं, और उन्हें पकड़कर उन्हें क्या किया था, अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसको सजा सुना दी फांसी की। फिर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया गया और वहां वो कुलभूषण का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था। उस वक्त एग्जाम हुई थी और उस एग्जाम में एक तो प्रश्न सीधा यही आ गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? वो कहां है? हैग कहां? नीदरलैंड में, ठीक है। बाकी 5 का देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी जो 5 है, ठीक है ना, बाकी जो 5 हैं वो 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है ना, बार बार नहीं बताऊंगी। 5 का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क है। तो महासभा की पहली बैठक लंदन हुई। क्यों हुई? क्योंकि उस वक्त मुख्यालय कहां स्थापित किया जाए इसका कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये और बता दूं मैं आपको, जो मुख्यालय बना है, जिस संपत्ति पर, जिस प्रॉपर्टी पर मुख्यालय बना है, उस संपत्ति को खरीदा नहीं गया था। एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने डोनेट कर दिया था, यूएनओ को डोनेट कर दिया था कि आप न्यूयॉर्क की इस प्रॉपर्टी पर आप अपना मुख्यालय बना सकते हो। और वो जो प्रॉपर्टी है, जो न्यूयॉर्क में जहां मुख्यालय बना है, वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी किसी एक देश की नहीं है। उस प्रॉपर्टी पर, उस क्षेत्र पर 193 जो इसके सदस्य हैं सभी का हक है। हक का मतलब सब जा सकते हैं। वो एक तरह से अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यूं मान के चलो, ठीक है। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? तो महासभा की पहली बैठक हुई है 10 जून 1946 को, जो कि लंदन में हुई थी। और हेनरी स्पॉक जो है वो इसके हेनरी स्पॉक जो है वो इनके पहले अध्यक्ष रहे थे। ये जो बैठक हुई थी, ठीक है, ये जो बैठक हुई थी उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो हेनरी स्पॉक थे। अब मेरी बात को सबसे पहले ये समझना, आपके दिमाग में एक खुराफात चलती है। खुराफात क्या सही चलती है? मैडम वर्तमान बताओ, तो मेरी इस बात को ध्यान रखना। अभी सितंबर आएगा, अभी सितंबर आएगा, कुछ समय बाद में आने वाला है, सितंबर आएगा, उसमें फिर अधिवेशन होगा, फिर एक नया अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो वर्तमान वाले जो है वो मैं आपको पहले भी कम बताती हूँ और अब भी कम बताऊंगी। वर्तमान जो है वो कुछ जो भाई ऐसे है, जैसे महासचिव है वो 5 साल के लिए बनता है, तो 5 साल के लिए बनता है मतलब 2022 तक वही रहेगा, तो मैं आपको वो बता सकती हूँ। परंतु जो हर साल चेंज होता है, और अभी चेंज होने वाला है, महीने 1.5 महीने के अंदर चेंज हो जाएगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस वक्त जो है वर्तमान में कौन है वो आपको देखना है, ठीक है। पहला मैंने बता दिया, हेनरी स्पॉक जो है वो पहले महासभा के अध्यक्ष हैं। पहली बैठक हुई है 10 जून 1946 को, और उसके बाद अगली साल जो है वो सितंबर से बैठक होनी शुरू हो गई, ठीक है। और पहली बैठक लंदन में हुई थी। अब आज जो बैठक होती है वो सारी न्यूयॉर्क होती है। अब जो बैठक होंगी वो सारी न्यूयॉर्क में होंगी। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया, हाँ या ना? तो ये महासभा की कुछ बेसिक बातें हैं। ये महासभा की जो है वो कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपकी कुछ चर्चा कर लेते हैं, महासभा काम क्या करती है, ठीक है। लिखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, आपकी मर्जी है, ले सकते हो, क्योंकि ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है महासभा को लेकर। चलें, देखो महासभा के काम भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। महासभा के कार्य क्या है? सबसे अगर मैं बात करूं, पहली बात तो महासभा बजट पारित करती है।
मैं आपको फिर कह रही हूं, एक बात को बार बार नहीं दोहराऊंगी, सुनो। 2/3 बहुमत से करेगी, जो भी काम करेगी, जो भी काम करेगी 2/3 बहुमत से ही करेगी, ठीक है। बजट पारित करती है। अब देखो होता क्या है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, जो पैसा ज्यादा देगा उसकी कदर भी ज्यादा होती है, हाँ या ना, ठीक है। जो पैसा ज्यादा देता है उसकी कदर भी ज्यादा होती है, उसकी रेपुटेशन भी आगे अलग ज्यादा होती है, वो हर काम में आगे भी रहता है, होता है ना। मान लो कोई डोनेशन दे रहा है, जो सबसे ज्यादा डोनेशन देगा उसको फित्ता काटने का अधिकार मिलेगा, वो आगे आगे वीआईपी बेंच पे बैठेगा, उसका सम्मान होगा, वो स्पीच देगा। सीधी सी सिंपल सी बात समझे, जो जितना अच्छा पैसा देगा उतना ही बढ़िया है। अब देखो होता क्या है इसमें, जो है सबसे पहले बजट की अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा देने वाली देश है अमेरिका, उसके बाद है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। भारत जो है वो 21वें नंबर पे है, लगभग 0.82 कुछ करके प्रतिशत उसने टोटल दिया है। अब पता चला आप लोग जो टैक्स देते हो, ठीक है, हम सब जो टैक्स देते हैं वो पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है। आपको ये भी नहीं पता कि आज आप इतने सुरक्षित बैठे हो, क्यों बैठे हो, वो इसी के कारण बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपका पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है। वो कहां जाता है? यूएनओ में। यूएनओ न जाने कितने काम करता है, यूएनओ न जाने कितने काम करता है, तो फ्री में थोड़ी ना करता है, पैसे तो लगते ही हैं, ठीक है। तो अमेरिका का सबसे ज्यादा फंड जाता है, सबसे ज्यादा अमेरिका का फंड जाता है। हम भारत जो है वो 21वें नंबर पे है, इस बार वाला जो बजट है उसमें 21वें नंबर पे 0.82 कुछ % जो है वो हमारा बजट में योगदान होता है। चलो दूसरी बात ये है कि नए सदस्य जोड़ता है। और नए सदस्य कैसे जुड़ते हैं? मान लो किसी देश को, ठीक है, मान लो किसी देश को सदस्य बनना है, तो वो ये कहेगा कि मैं यूएनओ का जो चार्टर है उसमें अपना समर्पण या उसके प्रति मैं निष्ठावान हूं, मुझे यूएनओ का सदस्य बनना है। तो यूएनओ सदस्य बनने के लिए महासभा के 2/3 सदस्य स्वीकृति दे, प्लस 9 सदस्य सुरक्षा परिषद के अनुमति देते हैं। 9 सदस्य जो है वो सुरक्षा परिषद की अनुमति देंगे, जिसमें 4 तो होंगे अस्थायी, प्लस 5 सदस्य होंगे स्थायी, ठीक है ना। ध्यान से सुनना इस बात को। नया सदस्य तभी आएगा जब 2/3 बहुमत से सभा में पारित हो जाए और 9 सुरक्षा परिषद के अनुमति दे दे। बात ये समझे, अगर मान लो आपको समाप्त करनी है, अगर यूएनओ को सदस्यता समाप्त करनी है, तो सदस्यता समाप्त करने का तरीका भी यही है, 2/3 बहुमत से महासभा में पारित कराओ और 9 सदस्य सुरक्षा परिषद के होंगे, 9 सदस्य सुरक्षा परिषद की अनुमति दे दे तो आप उसकी सदस्यता भी समाप्त कर सकते हो। आगे सुनना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। भाई सुरक्षा परिषद में 5 तो स्थायी है ना, जो हमेशा बने रहते हैं, और जो 10 है, ठीक है, बिल्कुल वोटिंग होती है सुनील दुकिया जी, बिल्कुल वोटिंग होती है, ठीक है, तभी तो लिखा है 2/3 बहुमत, ठीक है। देखो सुरक्षा परिषद के स्थायी तो फिक्स रहते हैं, जो अस्थायी होते हैं उन्हें समय समय पर चुना जाता है। हर 2 साल से क्या होता है? हर 2 साल से चुनाव होते हैं। तो कौन चुनती है? महासभा प्लस सुरक्षा परिषद के, ठीक है। आगे देखो अगली बात, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनका निर्वाचन भी कौन करती है? महासभा ही करती है। अगला सामाजिक व आर्थिक परिषद के जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन भी महासभा ही करती है। और महासचिव, अगला काम क्या है? महासचिव का निर्वाचन भी 2/3 बहुमत से महासभा प्लस 9 सुरक्षा परिषद की अनुमति से होगा, ठीक है। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात और है, ये चार्टर में, ध्यान से सुनना, चार्टर में संशोधन भी कर सकती है। क्या कर सकती है? जो चार्टर है, चार्टर में संशोधन भी कर सकती है। तो ये इसके क्या हो गए? कुछ कार्य हो गए।
ये जो है ये इसके कुछ काम है, ठीक है। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। ये आपका महासभा कंप्लीट है, ठीक है। चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? कौन से चुनाव में बेटा? कौन से चुनाव में? यहां जो निर्वाचन है, सीधी सी बात समझो, यहां वैसे कोई चुनाव नहीं होता कि जनता ले रही है, ये ले रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो इसको न्यायाधीश बनाना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, क्या करेंगे? 2/3 मतलब 193 के 2/3 सदस्य हाँ भर दे, प्लस 9 सुरक्षा परिषद के सदस्य, 9 सुरक्षा परिषद के सदस्य अगर ये हाँ भर दे तो उस व्यक्ति को आप न्यायाधीश बना सकते हो, उस व्यक्ति को आप आर्थिक सामाजिक परिषद का सदस्य बना सकते हो, उस व्यक्ति को आप महासचिव बना सकते हो, उस व्यक्ति को आप सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना सकते हो, ठीक है ना। किसका कार्यकाल? किसका कार्यकाल? अभी बताया, महासभा तो बहुत पूरे देश से, सभी जो देश है उनसे मिलकर बनती है, तो उसका तो कोई कार्यकाल नहीं होगा। रही बात अध्यक्ष की, तो मैंने क्या कहा, प्रत्येक वर्ष जब जब अधिवेशन होगा तब अध्यक्ष बनेगा। तो देखा जाए तो अध्यक्ष का कार्यकाल कितना हो गया? 1 है। पॉइंट यहां तक क्लियर, ठीक है ना। डन, महासभा हो गई। अब पढ़ो सुरक्षा परिषद। अब पढ़ते हैं दूसरा अंग, सुरक्षा परिषद। अरे समझ में आया या नहीं आया? हाँ ना तो भर दिया करो कम से कम, क्योंकि ये जो आपका थंब है ना, ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को। हाँ या ना? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? जैसे यूएनओ बाकी सब पढ़ाते हैं, बाकी जब आपने पढ़ा होगा तब हो सकता है ऊपर से गया पूरा। आज भी अगर वैसा ही हो रहा है तब मुझे पहले बता दो, ठीक है ना। हाँ आप हाँ में ऐसे नाड़ी लाते हो, ऐसी नाड़ी लाते हो। चलो देखते हैं। अब बात कर लेते हैं सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को यूएनओ की कार्यपालिका कहा जाता है, ठीक है। यूएनओ की कार्यपालिका कहा जाता है। इसे विश्व की पुलिस कहा जाता है, इसे विश्व का बॉडीगार्ड कहा जाता है, इसे विश्व की सुरक्षा कहा जाता है। बात को समझे। सुरक्षा परिषद जैसे कि इसके नाम से ही व्याख्या है, इसके नाम से ही व्याख्या है, ये बॉडीगार्ड का काम करती है, ये पुलिस का काम करती है, ठीक है। ये बॉडीगार्ड का काम करती है, पुलिस का काम करती है। ये खड़ी रहती है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। तो ये कार्यपालिका की तरह काम करती है। और तो और मैं आपको ये बताऊं, ये जो 6 अंग है ना, इन 6 अंगों में से ये जो अंग है ना, ये बड़ा ही खास है। क्यों है खास? क्यों? क्योंकि कोई भी काम हो यूएनओ में, कोई भी काम हो, जैसा कहा ना, पत्ता भी अगर हिलता है यूएनओ में, अगर कोई पत्ता भी हिलता है तो इस सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना नहीं हिलता। और तो और इस सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं, उन सदस्यों में से जो 5 सदस्य हैं बच्चों, वो 5 सदस्य तो इतने खतरनाक निर्णय, मतलब इतना खतरनाक पद है, अगर उन 5 में से कोई एक भी मना कर देना तो वो काम नहीं हो सकता। पता है क्या आपको? अगर कोई एक सदस्य, मान लो कोई दूसरा देश है, वो यूएनओ का सदस्य बनना चाहता है, अगर एक सदस्य मना कर दे, एक सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य है वो मना कर दे, काम नहीं होगा। पूरी महासभा ने कोई काम कर रखा है और सब लोग तैयार, परंतु अगर एक स्थायी सदस्य ने मना कर दिया ना, वो काम पर पानी फिर जाता है। आप सोचो कितनी महत्वपूर्ण है सुरक्षा परिषद, और कितने महत्वपूर्ण है सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य। पॉइंट ध्यान से सुनना। सुरक्षा परिषद जो है वो आपके यूएनओ की कार्यपालिका है, इसे यूएनओ की पुलिस भी कहा गया। कुछ चीजें ऐसे बता देती हूँ जो पहली बार सुनोगे थोड़ा झटका तो लगेगा। जब सुरक्षा परिषद बनाई थी तब इसके प्रारंभिक सदस्य थे 11। तब इसके प्रारंभिक सदस्य थे 11, 6 अस्थायी थे प्लस 5 स्थायी थे, प्लस 5 क्या थे? स्थायी थे, ठीक है। कौन से थे अभी बता लेंगे, टेंशन मत करो। अब देखो 1965 से सदस्य कर दिए 15, आज वर्तमान में कितने? 15, ठीक है। आज वर्तमान में कितने? 15 की अगर मैं बात करती हूं, 15 की अगर मैं बात करती हूं तो देखो 5 सदस्य होंगे स्थायी, जो कि हमेशा से बने हुए हैं, यूं मान के चलो 5 सदस्य होंगे स्थायी और 10 सदस्य हैं अस्थायी। तो अब देखो जो स्थायी सदस्य हैं कौन कौन से हैं? A B C
ABC और FR। अब देखो, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना चीन, F से फ्रांस और R से रूस रशिया। हो गया? हाँ, अब वीटो पावर की जो हलचल चल रही है उसकी समस्या का समाधान कर दूंगी मैं, रुक जाओ। ए बी सी एफ, ई को छोड़ दो, एफ ले लो, ठीक है। ए बी सी एफ आर, ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ, वो मुझे पता है, ट्रिक है, कैसे याद कर लो, चाहे से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये 5 है स्थाई, ये 5 है स्थाई, और 10 ये कोई भी देश हो सकता है। 93 देशों में से कोई भी देश होता है जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि ये 5 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 तो स्थाई हो गए, सीधी सी बात है, ये 5 तो स्थाई हो गए। इनको छोड़कर बाकी जो देश है, ठीक है, बाकी जो देश है उन देशों में से 10 देश जो हैं वो एक समय पर इसके सदस्य बनेंगे, और इन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करेगी महासभा। इनका निर्वाचन कौन करेगी? महासभा। और दूसरी बात, इनका कार्यकाल होगा 2 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष, ठीक है। इनका कार्यकाल 2 साल होगा, और इस तरह की सेटिंग करते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 नए सदस्य आ जाएंगे, मतलब 10, इनमें से 5 का कार्यकाल इस बार खत्म हो गया, चले गए, नए आ गए। फिर अगले साल फिर दूसरे 5 का खत्म हो गया, फिर नए आ गए। फिर 5 जो नए आए थे उनका खत्म हो गया, वो चले गए। मतलब इस तरह की सेटिंग करी है कि हर साल क्या होगा, 5 सदस्य जाएंगे और दूसरे 5 आ जाएंगे, फिर दूसरे 5 जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक 2 वर्ष तो इनका टोटल कार्यकाल हो गया ना, 2 वर्ष तो इसका हो गया कार्यकाल। और कार्यकाल में यह भी ध्यान रखा है कि 5 हर साल 5 जाएंगे, 5 आएंगे। अब हर साल प्रत्येक वर्ष 5 नए सदस्य आएंगे, ठीक है, 5 नए शामिल होंगे। देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा अभी तक बना है वो जापान बना है, सबसे ज्यादा अस्थायी सदस्य जापान बना है। अगर भारत की बात करें तो भारत आज तक 7 बार बन चुका है, 7 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। अंतिम जो बना था 2011-12 में बना था, और सबसे पहले बना था 1950 से 51 तक, 1950-51, 2 साल हो गए, ठीक है। 51 में बना, 50 में बना, 51 में बना। भारत टोटल 7 बार बन चुका है। सबसे पहले बना 1950 और 51 में, और 7वीं बार बना है, ठीक है, 7वीं बार बना है 2011 और 12 में। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? 7वीं बार बना है आपका 2011 और 12 में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है। अब मेरी बात को फिर एक बार ध्यान से सुनो। ये तो क्या हो गए, अस्थायी सदस्यों की बात हो गई। ये तो क्या हो गई, अस्थायी, बिल्कुल कह रहे हो, 8वीं बार। अब जो है वो 8वीं बार है, ठीक है, डन। अगली बात देखो, 5 जो स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास एक शक्ति है जिसको आप कहते हो विटो पावर, जिसको आप क्या कहते हो, विटो पावर, ठीक है ना, जिसको आप कहते हो विटो पावर, निषेधाधिकार, निषेधाधिकार। मतलब कि अगर इन 5 में से किसी एक ने भी मना कर दिया, इन 5 में से किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा। इन 5 की सहमति की आवश्यकता है। अब आपको लगता है क्या कि जैसे कि आप कई बार पढ़ते हो, जैसे कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि भारत छोड़ो बहुत सारे देश हैं, भारत है, जापान है, ठीक है, बहुत सारे जो देश हैं वो इस स्थायी सदस्य में जुड़ना चाहते हैं। क्यों वो लोग इतने इसमें जुड़ने के लिए आतुर है? क्यों? क्योंकि पूरी यूएनओ में सबसे मजबूत कड़ी यही है, पूरे यूएनओ की बागडोर यही है, पूरे यूएनओ की जान ही यही है, पूरे यूएनओ की शक्ति इसी में बसी हुई है। जो ये 5 आदमी है ना, ये सबसे पावरफुल आदमी है यूएनओ में, यू मान के चलो, ठीक है ना। इन पांचों में इतनी एकता होनी जरूरी है कि कोई काम हो रहा है तो ये 5 एक साथ होने जरूरी है। इनमें से किसी एक ने भी मना कर दिया ना
ठीक है ना, एक ने भी मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा। ये है वीटो पावर। ये क्या है? वीटो पावर। भारत जो है, ठीक है, भारत जो है वो इसमें शामिल होने के लिए बड़ा आतुर है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि सुरक्षा परिषद होने के लिए सबसे पहली शर्त है आप सुरक्षा और शांति के समर्थक हो। और हम तो, भारत ऐसा देश है जो कहता है कि, महात्मा गांधी का एक ऐसा देश है जो ये कहता है कि अगर इस गाल पे थप्पड़ मारे तो इस गाल को आगे कर देना चाहिए। ठीक है, भारत में महात्मा गांधी ने ऐसे सिद्धांत दिए थे। तो भारत एक ऐसा देश है जो शांति को बड़ा ही महत्व तवज्जो देता है। भारत तो साफ कहता है कि मुझ पर अगर पहले किसी ने मिसाइल दागी है तब मैं उसके छोड़ूंगा नहीं, परंतु उससे पहले मैं कभी पहल नहीं करूंगा। ये भारत की बहुत बड़ी बात है। ठीक है विक्रम सिंह, आपका जो क्वेश्चन है वो कक्षा के लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं बीच में। ठीक है, हम इतना मतलब हमारा देश इतना अच्छा देश है कि हम पहले वार नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि गांधी का देश है। इस गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल आगे कर देंगे। आजकल थोड़ा सा सिद्धांत बदल गया, एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो हम तुम्हारे गाल, दोनों गालों पे थप्पड़ मारेंगे, ऐसा कुछ है ना। चलो मजाक कर रही हूँ, इस बात को सीरियसली न ले प्लीज। ठीक है ना, तो 5 स्थायी होंगे, 10 अस्थायी होंगे। और तो और एक बार सुरक्षा परिषद ने जो आदेश जारी कर दिए, एक बार जो सुरक्षा परिषद ने जो आदेश जारी कर दिए वो मानने ही पड़ेंगे, वो मानने ही पड़ेंगे। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। एक बार, ठीक है ना, एक बार अगर कोई आदेश जारी हो गया तो मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना कोई भी निर्णय होता है ना, 5 तो ये चाहिए ही चाहिए, और इन 10 में से 4 चाहिए। मतलब 9 व्यक्तियों, 9 सदस्यों से निर्णय हो जाता है। देखो स्थायी अस्थायी सदस्यों की कदर नहीं है ना, 2 साल बाद तो फिर चेंज होते रहते हैं, 2 साल बाद तो फिर चेंज होते रहते हैं। और 5 जो है ये तो फिक्स है। पहली बात तो ये फिक्स है और दूसरी बात इनकी चलती है। अब देखो इसके आदेश की पालना करनी सख्त जरूरी है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो कोई देश में ऐसी कोई घटना हो जाए, मान लो देश में अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जिसके कारण हमारे देश को या पूरे विश्व को खतरा उत्पन्न हो, तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर बैठक कर लेते हैं। वरना अगर सामान्य देखा जाए तो 14 दिन में एक बार बैठक होती है। अगर सब कुछ सामान्य चल रहा है, ठीक है, अगर सब कुछ सामान्य चल रहा है तो 14 दिन में एक बार बैठक होगी। तो 14 दिन में क्या होगी? एक बार बैठक होगी। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। अब सुरक्षा परिषद के कुछ काम देख लो। सुरक्षा परिषद के काम क्या है? जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, पहली चीज कार्य, हम बात किसकी कर रहे हैं? कार्यों की। सबसे पहली चीज सुरक्षा करती है, जैसे कि इसका नाम है। दूसरी बात महासचिव सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौमा सामाजिक, पहले आर्थिक आता है, हालांकि पहले आर्थिक आएगा, आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्य कौमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन में महासभा को परामर्श देता है, और महासभा इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य होती है। ये और सुन लो क्या करता है ये, मैंने जितने भी अंग है उन अंगों के नाम लिखे हैं, ठीक है, उन अंगों के सदस्य क्या कह सकते हैं? महासचिव। कौन चुनता है? महासभा, ठीक है ना, महासभा। और महासभा को परामर्श देती है सुरक्षा परिषद, महासभा को परामर्श देती है सुरक्षा परिषद। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे अगले तीसरे अंग की बात कर लेते हैं। अगला तीसरा अंग है आर्थिक, ये देख लेते हैं, चलो, आर्थिक व सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक परिषद। अब ये क्या करती है? जैसे कि इसका नाम है
जैसा कि इसका नाम है, जो आपके सदस्य देश हैं, जो आपके सदस्य देश हैं, उन देशों में पैसे और समाज, पैसे, समाज, संस्कृति, पैसे, समाज, संस्कृति पर ध्यान लगाती है, विचार करती है। ठीक है, ध्यान लगाती है, विचार करती है। क्यों? क्योंकि यूएनओ का काम क्या है? यूएनओ का काम, एक बात समझो, हमारे यहाँ आसपास जो करेंसी, ठीक है ना, हमारे यहाँ आसपास जो करेंसी है उसका लेन देन हो रहा है। ठीक है, पैसे से संबंधित जो सदस्य देश है, देखो जो सदस्य नहीं है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, केवल और केवल सदस्य देशों के लिए। तो सदस्य देश जो है उनके पैसे, उनकी जो करेंसी है, उनका जो लेन देन है उसकी पूरी नजर रखता है। दूसरा, जो सदस्य देश है, ठीक है, जो सदस्य देश है, जो सदस्य देश है, उनके समाज और संस्कृति से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना होता है या उनको मदद चाहिए होती है तो वो कौन करता है? यूएनओ करता है। कौन करता है? यूएनओ करता है। और इसके वर्तमान में सदस्य कितने हैं? वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? इसके सदस्य कितने होते हैं? 54 होते हैं। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। और इन सदस्यों में अध्यक्ष होगा, ये हमेशा ध्यान रखो। जहां सदस्य की भीड़ होती है ना, जहां सदस्यों की भीड़ होती है, वहां सिंपल से एक बात आपको समझनी है, क्या? सदस्य का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष। सॉरी, अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष है और सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष है। और टोटल सदस्य कितने होते हैं? 54 होते हैं। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? ये इतना ही है, ये इतना ही। अच्छा, अगला समझो। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आप कहते हो उसको इंटरनेशनल कोर्ट, यही कहते हो ना, इंटरनेशनल कोर्ट। अब देखो, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है? बताओ। नहीं मुकेश जी, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर द रेट एग्जाम। ठीक है, नो डाउट अगर सिलेबस चेंज होता है तो अलग बात है। ठीक है, अब मुझे बताओ उसकी स्थापना कब हुई है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना तिथि है 3 अप्रैल 1946। ठीक है, 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने होंगे? टोटल न्यायाधीशों की संख्या होती है इसके अंदर 15। ठीक है, टोटल न्यायाधीश इसमें कितने होंगे? 15। अब देखना, 15 टोटल न्यायाधीश होंगे। आप यूं कह सकते हो, एक देश से एक ही न्यायाधीश बनेगा। क्या होगा? एक देश से एक ही न्यायाधीश बनेगा। और न्यायाधीशों, ये जो 15 न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल बड़ा एंटिक है। बिल्कुल, इनका कार्यकाल बड़ा एंटिक है। कैसे? कार्यकाल कितना होगा? 9 वर्ष। कार्यकाल कितना होगा? 9 वर्ष। बिल्कुल सही है महेश जी। अब देखो, इन न्यायाधीशों में से एक होता है मुख्य न्यायाधीश, या आप कह सकते हो एक होता है मुख्य न्यायाधीश, या फिर आप सुनते हो अध्यक्ष। एक ही बात है, या आपने सुना होगा अध्यक्ष। एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश, या आप कह सकते हो अध्यक्ष कह लो। ठीक है, और अध्यक्ष जो होगा उसका कार्यकाल होगा 3 वर्ष। ठीक है, इनमें से न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश को हम बनाएंगे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एक बनेगा मुख्य न्यायाधीश, या आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश, जिसका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष होगा। ठीक है, अब देखो न्यायाधीशों की गणपूर्ति कितनी होती है? न्यायाधीशों की गणपूर्ति मतलब कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए कार्यवाही के लिए? अगर आपके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई काम करना है, अगर न्यायालय में अगर कोई काम करना है तो कम से कम कितने न्यायाधीश मौजूद होने चाहिए? कम से कम कितने न्यायाधीश मौजूद होने चाहिए? 9 न्यायाधीश कम से कम मौजूद होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इतनी देर से एक बच्चे लगे हुए मैं मुख्यालय बिल्कुल लिख देते हैं, आपकी जैसी इच्छा। मुख्यालय कहाँ है इसका? हैंग, नीदरलैंड। मुख्यालय कहाँ है इसका? हैंग, नीदरलैंड में। ठीक है ना, हैंग, नीदरलैंड में।
अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम क्या करता है? बिल्कुल बिल्कुल भारत पे आऊंगी मैं, टेंशन ना लो, अभी तसल्ली रखो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम क्या करता है फिर भारत को समझेंगे। क्यों? क्योंकि भारत में आज तक ऐसे 4 न्यायाधीश हुए हैं जो कहां गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए हैं। अभी अपन बात समझेंगे। पहले मुझे बताओ ये काम क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपके वॉर क्राइम, मतलब युद्ध के दौरान कुछ आपराधिक घटनाएं होती हैं उनकी जांच करता है। दूसरी बात, आपके यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी गैर कानूनी गतिविधि या कोई भी गैर कानूनी कार्य, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी काम या किसी व्यवस्था का उल्लंघन करता है, किसी कानून का उल्लंघन करता है, कोई गैर कानूनी कार्य करता है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दूसरा देश कोई देश जो है वो दूसरे देश पर कब्जा करने की कोशिश करता है, उसे हथियाने की कोशिश करता है, एक देश जो है वो किसी देश का शोषण करता है। जैसे मान लो उस वक्त जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, अगर उस वक्त यूएनओ होती तो हम पर शासन नहीं करने देती, ठीक है ना, यूएनओ होती तो शासन नहीं करने देती। तो क्या करती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो सीमा के संबंधित कोई विवाद होता है। क्यों? आप समझो, आपके जो भारत का पीओके क्षेत्र है, ठीक है ना, एक देश से एक ही आता है, लिखा तो है बेटा मैंने महेश, बोर्ड पे देखो आपके यहाँ जो पीओके क्षेत्र है, आपके यहाँ जो पीओके क्षेत्र है, उस पीओके क्षेत्र को विवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है मेरा है, भारत कह रहा है मेरा है, तो क्या हो गए? 2 देशों की लड़ाई हो गई। क्या हो गया? 2 देशों की लड़ाई हो गई। तो 2 देशों की लड़ाई होती है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विवाद अगर हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर डिस्प्यूट कह लो, 2 देशों के बीच में कोई भी हो सकता है, व्यापार को लेकर हो सकता है। मुझे बताओ, कुलभूषण वाला मुद्दा था, जैसे कि कुलभूषण का मुद्दा था, भारत कह रही थी, एक व्यक्ति का नाम है कुलभूषण, भारत कह रही थी कि इसकी कोई गलती नहीं है, कोई जासूस नहीं है। पाकिस्तान कह रहा था नहीं ये जासूस है। अब बताओ निर्णय भारत करे या पाकिस्तान करे? दोनों ही नहीं कर सकते ना। फिर वो बात गई कुलभूषण की कहां? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो एक मोटी मोटी बात समझ लो, ठीक है ना, ठीक है, मोटी मोटी बात समझ लो कि आपके यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी विवाद, कोई भी गैरकानूनी कार्य, कोई भी सीमा संबंधी कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाती है। महेश किताब में अगर लिखा है तो करेक्शन कर लो बेटा, किताबों में करेक्शन सब में मिलता है, कोई किताब अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, नो डाउट मैं भी अपने आप में कोई परिपूर्ण नहीं हूं, ठीक है, बट इसके लिए मैं 100% श्योर हूं, एक देश से एक समय पर एक ही न्यायाधीश आएगा, एक देश से एक समय पर एक ही न्यायाधीश आएगा और कुछ नहीं है। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जैसे कि महासभा को विश्व की संसद कहा जाता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को विश्व का कोर्ट कहा जाता है, विश्व का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, विश्व का न्यायालय कहा जाता है, ठीक है, विश्व का क्या? न्यायालय कहा जाता है। बात यहां तक क्लियर हो गई? हाँ या ना? काम क्या करती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ये तो मैंने पहले बता दिया था कि जो न्यायाधीश है उनका चुनाव कैसे होगा, ये जो न्यायाधीश है इनका निर्वाचन कैसे होगा। जो मुझे बताओ 15 न्यायाधीश हैं, इनका निर्वाचन कैसे होगा बताओ। मैंने अभी बताया निर्वाचन होगा 2/3 महासभा के बहुमत से प्लस 9 सुरक्षा परिषद की अनुमति पर। तो निर्वाचन महासभा करती है और सुरक्षा परिषद जो है वो परामर्श देती है, और परामर्श मानने के लिए महासभा क्या होगी? बाध्य होगी। चलो पॉइंट यहां तक समझे, धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं भारत की, जिसे आप जानने के लिए बड़े ही आतुर हैं। तो भारत से आज तक 4 ऐसे महान न्यायाधीश हुए हैं, या एक तो अभी भी है एक तो अभी भी है, ठीक है, 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है BN राव। इस व्यक्ति की तो क्या बात कहे, संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग पढ़ते हो संविधान बनाने में, आप लोग पढ़ते हो संविधान बनाने में अंबेडकर का योगदान है, बिल्कुल है, पर मैं कहती हूं अंबेडकर ने जो प्रारूप समिति में जो प्रारूप पर काम किया था ना, BR अंबेडकर ने जो प्रारूप समिति पर काम किया था, ठीक है ना, काम किया था, किसकी प्रारूप था वो? BN राव ने बनाकर दिया था। सोचो कितना विशेषज्ञ होगा ये व्यक्ति, ठीक है, BN राव। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे RS पाठक।
जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे आर.एस. पाठक, और जो तीसरे व्यक्ति थे वो तो और ही महान, ये तीसरे व्यक्ति तो और ही महान है, नगेंद्र सिंह। कैसे महान है? क्योंकि नगेंद्र सिंह जो है वो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं। मतलब नगेंद्र सिंह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। नगेंद्र सिंह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और चौथे आप सबके बिल्कुल फेवरेट जो अभी वर्तमान में है, जो दूसरी बार बने हैं, दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी जो दूसरी बार चुने गए हैं 2017 में। ठीक है, मेरी बात को समझे? बिल्कुल दलवीर सिंह भंडारी, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? तो भारत से 4, बी.एन. राव, आर.एस. पाठक, नगेंद्र सिंह, दलवीर भंडारी। अगली बात को देखो, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कंप्लीट है। इसके बाद जो पांचवा है, इसके बाद जो पांचवा है वो है सचिवालय। सचिवालय बिल्कुल नगेंद्र सिंह जोधपुर से, राजस्थान से थे। ठीक है ना, जोधपुर राजस्थान से थे। अब देखो, अब सचिवालय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जहां यूएनओ का नाम आएगा, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना एंटोनियो गुतेरेस, क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जहां यूएनओ का नाम आएगा, जहां यूएनओ का नाम आएगा वहां सचिवालय के महासचिव का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि जो सचिवालय है आपके यूएनओ संबंधित कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी कॉन्फ्रेंस, मतलब यूएनओ कोई भी कार्य, कोई भी गतिविधि कुछ भी करता है, कोई भी कार्य, कोई भी गतिविधि कुछ भी करता है, उन सभी गतिविधियों में मदद कौन करता है? सलाह कौन देता है? सचिवालय देता है। मदद कौन करता है? आपका सचिवालय करता है। अब देखो, इस सचिवालय में महासभा प्लस सुरक्षा परिषद द्वारा, महासभा व सुरक्षा परिषद के द्वारा महासचिव को निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, महासचिव को निर्वाचित किया जाता है 5 वर्ष के लिए। महासचिव का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष के लिए महासचिव की नियुक्ति करता है। 5 वर्ष के लिए महासचिव की नियुक्ति होती है। और इसमें एक चीज और ध्यान रख लेना, बिल्कुल महासचिव की नियुक्ति होती है, 5 वर्ष के लिए ये काम करता है। और आपके यहाँ यूएनओ जहां कहीं भी आएगा वहां महासचिव जो है वो यूएनओ में दिखेगा। जैसे कि मान लो हम बोलते ना घर में, जैसे हम बात करते हैं घर का नाम आया तो घर का मुखिया याद हो गया ना। जैसे ही घर का नाम आया तो घर का मुखिया सामने होता है कि मैं घर का मुखिया हूं। वैसे ही यूएनओ का मुखिया किसे कहा गया? महासचिव को कहा गया। यूएनओ का अध्यक्ष किसे कहा? महासचिव को कहा गया। ये कहा गया है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या है? यूएनओ में सचिवालय है और उस सचिवालय में महासचिव है, उसे अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है ना, उसे बस अध्यक्ष माना जाता है। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष कौन था बताओ जरा भाई, मेरे को तो नहीं पता। पहला अध्यक्ष कौन था बताओ, और वर्तमान कौन है? ये 1946 में बने थे। 1946 में बने थे। 1946 में बने थे ट्रिगवैली, ये तो प्रथम थे। अच्छा, वर्तमान वाले तो आप सबको पता ही है। वर्तमान में कौन है? ट्रिगवैली, ठीक है, बिल्कुल एंटोनियो गुतेरेस। ये 90 है। कौन से हैं ये? 90 है और लगभग 2017 में बने थे। तो 2017 से लेकर 22 तक यही रहेंगे, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। ये हो गए महासचिव की बात, सचिवालय की बात। अब एक लास्ट बात कर लेते हैं, जो छठा है। मैंने बताया था ना जिसके ताला लग रखा है, ऐसा कमरा यूएनओ का जिसपे ताला लगा हुआ है,
जिसपे ताला लगा हुआ है छठा, और वो है न्यास परिषद। छठा है न्यास परिषद। देखो हुआ क्या, बात को ध्यान से सुनना। जब यूएनओ बना, ठीक है, जब यूएनओ बना तो यूएनओ बनने के बाद, यूएनओ बनने के बाद में, यूएनओ बनने के बाद एंटोनियो गुटरेस जो है वो आपके कहां से है, पुर्तगाल से है, पुर्तगाल से है, ठीक है ना। एंटोनियो गुतरेस जो है वो पुर्तगाल से है, और जो ट्रिगवेली थे वो नॉर्वे से थे, वो नॉर्वे से थे। हाँ, हुआ क्या, ध्यान से सुनो। जब यूएनओ की स्थापना हुई तो यूएनओ की स्थापना होने के साथ ही, यूएनओ की स्थापना होने के साथ ही कुछ समय बाद में यूएनओ को ये लगा कि भाई आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपना, जो पहले तो उपनिवेश थे, ब्रिटेन ने या मान लो किसी दूसरे देश ने उनके ऊपर अधिकार जमा रखा था, ठीक है, दूसरे देश ने उसके ऊपर क्या कर रखा था, अधिकार जमा रखा था। पर आज जैसे यूएनओ अस्तित्व में आया वैसे ही सब देशों को अपने अपने काम से मतलब हो गया, उपनिवेश बनने, उपनिवेश खत्म हो गए। अब कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको न तो शासन चलाना आता, न वो संविधान को जानते, न उन्हें संविधान से मतलब, न कानून से मतलब, कोई व्यवस्था नहीं, कोई अर्थव्यवस्था नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं आता उनको। एक तरह से आदम जीवन जो होता है ना, तो उस तरह से उनका जीवन था। अब मुझे बताओ, उन क्षेत्रों की देखभाल करने के लिए, ठीक है, उन क्षेत्रों का देखभाल करने के लिए, उन क्षेत्रों के लोगों की, उन लोगों के ऊपर कोई और दूसरा अधिकार न करे, उनका शोषण नहीं करे, इसलिए 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 न्यास परिषद का गठन हुआ, जिसमें न्यास परिषद काम करती थी टेक केयर, मतलब समझ गए, उन देशों का, उन क्षेत्रों का या उन देशों का ध्यान रखना, उन देशों का विकास करना, उन देशों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाना, उन देशों का शोषण होने से रोकना, शोषण से रोकना, ये सारे कार्य किए जाते थे न्यास परिषद में। लगभग अगर देखा जाए तो 1994 के बाद, 1994 के बाद में न्यास परिषद जो है वो चुपचाप ही बैठी है। क्यों? क्योंकि अभी विश्व में, क्योंकि अभी जो है विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जो अपने आप पर, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जिसे टेक केयर की आवश्यकता हो, मतलब ठीक है, जिसे टेक केयर की आवश्यकता हो, उसे उसके ऊपर प्रशासनिक या कह सकते हैं उसके ऊपर नियंत्रण, या आप कह सकते हैं वो समझदार नहीं हुआ हो, वो विकासशील नहीं हुआ हो, ठीक है। हाँ, हालांकि विकास चल रहे हैं देशों के, नो डाउट, पर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको वाकई में किसी की जरूरत थी, ठीक है ना, जिनको वाकई में किसी की जरूरत थी। उस वक्त हम मदद, यूएनओ उसकी मदद कर रही थी। यूएनओ में न्यास परिषद उन क्षेत्रों या उन देशों या उन क्षेत्रों की मदद करती थी, वहां प्रशासन विकास के काम करती थी, जो क्षेत्र अपने पैरों पर खुद खड़े नहीं हो सकते थे, जो देश अपने पैर पर खुद खड़े नहीं हो सकते थे। लगभग 1994 के बाद में ये क्या रही, अस्तित्व में नहीं आई, ठीक है। इसके बाद इसका काम बंद हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी के साथ आपका जो यूएनओ है, ठीक है, इसी के साथ जो है वो आपका यूएनओ कंप्लीट होता है, यूएनओ के अंग पूरे हो गए, ठीक है। यूएनओ जो है वो आपकी आज की सबसे वी कैन से नो डाउट बड़ा भी चैप्टर था, बट यूएनओ का कॉन्सेप्ट जहां तक मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया, हाँ ना में फटाफट जवाब दो, क्योंकि क्लास खत्म हो चुकी है, नो डाउट